जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को निपटा चुके थे, यानी खत्म कर चुके थे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर चुके थे, यानी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना था अधैतिहासिक काल। भाई अधैतिहासिक काल क्या होता है? तो बोले थे कि जहाँ पे लिखित सोर्स मिला है लेकिन लिखी गई जानकारी को पढ़ा नहीं गया है, तो उस कैटेगरी को, उस इतिहास को हम लोग अधैतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो लिखित सोर्स, देखिए लिखित सोर्स मिला है लेकिन यहाँ पे सिंगल टिक है, इसका मतलब है सिंगल टिक का मतलब बताए थे, सिंगल टिक का मतलब बताए थे कि ये पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है इसीलिए सिंगल टिक है। और इसके अंतर्गत हम लोग रखते थे सिंधु सभ्यता को। ठीक है, इसमें हम लोग को लिपि मिला है, लिपि मिला है। लिपि यानी होता है कि लिखने की कला, लिखने की कला को क्या बोलते हैं? लिखने की कला को हम लोग बोलते हैं लिपि, यानी किधर से लिखा जाएगा। तो हम लोग जो अभी इस बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको जो लिखे हैं ना, ये बायां से लेके दायां तक लिखे हैं और इसी बायां से लेके दायां तक लिखने की कला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि। यानी अगर यदि अपना भाषा में तो कला और इतिहास के भाषा में जाएंगे तो लिपि। ठीक है, तो इस जो लिखे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, बायां से दायां जो लिखे हैं, इसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। लेकिन हम लोग को जो सिंधु सभ्यता में लिपि मिला है वो मिला है किस तरह का? तो भाव चित्रात्मक मिली है, यानी हम लोग उसको सिर्फ देख के देखा हुआ, मतलब लिखा हुआ मिला है, उसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और पढ़ नहीं सकते हैं कि स्पष्ट रूप से वो क्या लिखा है। लेकिन हाँ, उसके आकृति के भाव से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो लिखा है। जैसे कि एगो RH37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, मैंने एगो कब्रिस्तान मिला है, आगे पढ़ना है उसको। कब्रिस्तान मिला है, उसमें इस तरह करके लिखा है R और H और कब्रिस्तान है। तो इसमें हम लोग एच तो पता नहीं इस तरह ही लिखा है, लेकिन हम लोग अभी के तौर पे इसको एच मार रहे हैं। लेकिन अगले जो अधैतिहासिक काल का जो आदमी था उसको इन लोग क्या मानता था पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह करके लिखा है। तो उस समय की जो लिपि थी किस तरह की थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता वाला एरिया जो है, सिंधु सभ्यता वाला एरिया जो है ये कहाँ पे मिला है? तो भारत में मिला है। और कहाँ पे मिला है? पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों के एरिया को मिलाकर सिंधु सभ्यता वाला एरिया मिला है। चलो ये देखिए भारत का मानचित्र है। अगर ये आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे पेड ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं और आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा मैप, इंडियन मैप। तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग INDIAN, इंडियन मैप। ठीक है, इसको इंडियन मैप ले लिए, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किए और फिर चल गए सर्च में, डायरेक्ट आ जाएगा भाई। आ जाओ जल्दी, खुल जाओ, मुझे खुल जाओ। आ गया आपका मैप। इसको ले, एगो को ना लो ना भाई, एगो इसी को ले लेते चलो। ठीक है, इसको ले लिए, यहाँ सेव किए, सेव के बाद में डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, शेयर इमेज में करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया इंडियन मैप। ये क्या हो गया बाबू? इंडियन मैप। दिख रहा होगा, एकदम क्लियर फॉर्म में दिख रहा होगा। चलिए, तो ये वाला है, ये वाला यहाँ पे वो है मानसरोवर झील। क्या, कौन सा झील है? तो मानसरोवर, मानसरोवर झील है। कौन सा झील है बाबू? मानसरोवर झील है। और ये आपका क्या पड़ता है? ये पूरा चाइना पड़ गया। यहाँ पे तिब्बत है, हालांकि यहाँ पे क्या है? तिब्बत है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से दो नदी निकलती है। इधर वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, जो भारत से होते हुए कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि इधर से एगो नदी आती है जिसका नाम है सिंधु, और ये भारत को क्रॉस करते हुए कहाँ पे गिर जाती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। आप लोग को पता होगा कि ये वाला नदी का नाम है, मतलब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरब सागर और इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। जबकि इसको बोलते हैं हिंद महासागर। यहाँ पे लिखा है इंडियन ओशियन, और ये वाला नहीं दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिए। तो यहाँ से निकल के कहाँ पे गिर जाती है? याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की जो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में पड़ के किस साइड से गिरती है, मतलब अरब सागर में किस साइड से गिरती है? तो पूर्वी दिशा में गिरती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये वाला हो गया। तो ये यहीं पे मिला है आपका, बहुत सारा एरिया मिला है, ये वाला एरिया। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया को हम लोग
सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये क्या आ गया? हाँ ठीक है। चलिए वही वाला फिगर यहाँ पे छोटा फॉर्म में लिखा हुआ है। मानसरोवर झील है, ये वाला हो गया एरिया चीन, और यहाँ से लेके सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिर जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका इधर से गिर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखो सभ्यता क्या होता है? तो सभ्यता मानव के उस समूह को कहा जाता है, मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे की बात को समझ सके। ठीक है, एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे की बात को समझ सके तथा एक दूसरे के काम में आ सके, और इसी ग्रुप को, इसी समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? सभ्यता बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी सभ्यता, हमारी अपनी एक सभ्यता है भाई। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक सभ्यता है। सभ्यता का शुरुआत होता है घर में दिए जाने वाले संस्कृति से, यानी संस्कार से ही विकसित रूप। संस्कृति का अगर यदि एक बड़ा से एरिया में यूज होने लगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो सभ्यता बोलेंगे। ठीक है, संस्कार से। सभ्यता का छोटा रूप है संस्कार यानी संस्कृति। जब ये देखो वही लिखा है कि जब ये संस्कार बड़े से देश द्वारा या फिर बड़े से क्षेत्र द्वारा, ठीक है, लागू किया जाने लगता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सभ्यता। भारत, जैसे कि भारत की अगर बात करें तो भारत की अपनी एक सभ्यता है। हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो इसके जो पहनने वाले कपड़े हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहने, ये है भारतीय कपड़ा। ठीक है, और वेस्टर्न कपड़ा होता है छोटा छोटा एकदम, तो वो क्या हो गया? उन लोग का हो गया सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता। ठीक है, और भारत की सभ्यता किससे पता चलता है? तो उसके कपड़ों से, उसके बातें करने की तरीका से, ठीक है, उसके व्यवहार से। उसी तरह करके वेस्टर्न सभ्यता का पता चलता है उसकी बातें करने की तरीका से, उसके व्यवहार से और उसके पहने हुए कपड़े से। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता क्या थी बाबू? सभ्यता थी। सभ्यता क्या होता है? तो सभ्य मानव से मिलकर बना हुआ होता है। सभ्य मानव क्या होता है? जो एक दूसरे की बातें करके, फिर बोलेंगे वही कि एक दूसरे की बातें करके एक दूसरे की बात को समझ कर एक दूसरे के काम आ सके, इसी को हम लोग बोलेंगे सभ्य। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? सिविलाइज्ड पर्सन। देखो सभ्य लोगों के आवास यानी जगह को हम सभ्यता कहते हैं, इसलिए सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जो एक दूसरे के हेल्प में आने लगे वो एशिया से स्टार्ट हुआ। मतलब एशिया में जब रहते थे उस टाइम से मानव एक दूसरे का हेल्प करने लगे, इसलिए एशिया को क्या बोला जाता है? तो एशिया को बोला जाता है मानव जाति का पालना। क्या बोला जाता है बाबू? मानव जाति का पालना। ठीक है, सभ्यता का पालना भी बोल सकते हैं। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? ये भी तो है क्वेश्चन, एगो बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोला जाता है। तो ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 350-400 मतलब बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं। अभी हम यहाँ पे लिख दिए हैं 350 शहर मिले हैं, और ये शहर किसी न किसी नदी के किनारे हैं। ठीक है, ये शहर जो है किसी न किसी नदी के किनारे है, और लास्ट में जाके ये नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, नदी में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, इसलिए इस सारे शहरों का नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो जैसे कि बहुत सारे शहर मिला है, शहर की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, तो बहुत सारे और जितने भी शहर मिले हैं किसी न किसी नदी में ही मिले हैं। अब सब नदी को अलग अलग सभ्यता नाम देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इतिहासकार क्या किए उस सब को मिलाकर देखे कि वो इंक्लूड कहाँ हो रहा है, तो देखे कि सब नदी जाके सिंधु नदी में मिल रहा है, तो एक बड़ा सा नाम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। नॉर्मल सी बात है। चलो, अकेले शहर जो है ये कहाँ पे मिला है? गुजरात में मिला है। कितना शहर? 200 शहर। 200 शहर कहाँ पे मिला है? तो गुजरात में मिला है। दुनिया का पहला बंदरगाह अगर बात किया जाए दुनिया के पहला बंदरगाह के बारे में, तो वो लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है बाबू? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है आपका लोथल, और ये भी क्या है? तो एक सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थान है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसकी जानकारी कौन दिया था? तो जानकारी दिया था मेंशन ने। कौन दिया था? मेंशन ने मैसेज किया। इस तरह याद रख सकते हैं कि मेंशन ने मैसेज किया। ठीक है, मेंशन ने मैसेज किया। और सर्वेक्षण कौन किया? तो सर्वेक्षण किया आपका
कनिंघम जी ने सर्वेक्षण किया, जबकि खुदाई का काम दिया गया था मार्शल जी को। लेकिन ये बड़े अधिकारी होने के कारण खुद खुदाई ना करके दयाराम साहनी को खुदाई करने का काम भर दिए। ठीक है, पहली खुदाई कहाँ से हुई थी? तो पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा से, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो ये किस तरह की सभ्यता थी? तो एक शहरी सभ्यता थी। भाई कैसे पता चला कि शहरी सभ्यता थी? वहां पे हम लोग को जो वस्तुएं मिली है, जो चीजें हम लोग दिखाई गई है, ठीक है, उससे हम लोग पता किए कि हाँ शहरी सभ्यता हो सकती है। किस तरह की वस्तुएं दिखाई गई है? तो सड़कें दिखाई गई है। ठीक है, और क्या दिखाया गया है? अब सड़कें गाँव में तो बनेंगे नहीं, शहर में ही सड़क बनेगा। ठीक है, नालियां दिखाया गया है, तो चलो ठीक है नालियां दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया? तो नाली जाके गटर में मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? गटर में। तो नाली गटर में मिलेगा कहाँ पे? गांव में पॉसिबल नहीं है, गांव में तो ऐसे ही छिछा लेकर कर देता है। तो ठीक है, तो इससे हम लोग अनुमान लगाए हैं। और क्या मिला है? तो पक्के ईंटें मिले हैं। पक्के ईंटें मिले के कारण हम लोग इसका अनुमान लगाए हैं कि ये एक शहरी सभ्यता हो सकती है। और पक्की ईंटें जो है मिले हैं ना, तो इसमें बहुत सारा दीवार मिला है और दीवार में लगा हुआ है पक्की ईंट। चलो, नालियां खुली नहीं है, और इससे भी अनुमान लगाए हैं। ठीक है, अब जब इसका पूरा उत्खनन किया गया, जब पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से खुदाई किया गया, तो हम लोग को पता चला कि ये जो सभ्यता है ये छोटे मोटे एरिया में नहीं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसका आकार जो है वो किस तरह है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका आकार किस तरह है? तो त्रिभुजाकार है। पूर्वी दिशा में इसका विकास ज्यादा नहीं हो सका है। इसका दिशा मतलब विकास जो है वो पूर्वी दिशा में बहुत कम ही हुआ है। जैसे कि 4 दिशा होता है, ये हो गया उत्तर दिशा, ठीक है, ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया पूर्व दिशा, और ये हो गया पश्चिम दिशा। तो पूर्व दिशा में इसका विकास जो है कम हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक। देखो, पुरातात्विक विभाग के जो जनक है उसको लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। और कर्जन के काल को ही बोला जाता है आयोगों का कार्यकाल। तो क्वेश्चन आता है कि आयोगों का कार्यकाल किसको कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को क्या कहा गया है? तो आयोगों का कार्यकाल कहा गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन की अगर कोई पूछेगा कि अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है, तो बोलना है कि इतिहास का वह काल जब मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य जरूर मिले हैं। और इस काल की जानकारी हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इस काल के बारे में जानकारी हम लोग को किससे मिली है? तो पुरातात्विक स्रोत से मिली है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें किसको रखते हैं? तो अभी बात की सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्वेश्चन है कि पहला लेक्चर में ही पढ़ाया है कि इतिहास को त्रियुगीन विभाजन किसने किया, बताना है। ठीक है, त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता इसी को बोला जाता है, क्योंकि पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा नामक शहर से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली बार खुदाई हड़प्पा से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है जो अभी बोले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी क्या बोलते हैं? मैसेज चार्ल्स मेसन ने दिया था। कौन दिया था बाबू? चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 में। कब दिया था? 1826 में। कौन दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। ठीक है, किसकी जानकारी दिया था? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया? तो सर्वेक्षण कौन किया था? कनिंघम, जेम्स कनिंघम। इनका नाम क्या था? जेम्स कनिंघम। और इन्होंने बताया कि जो ये क्षेत्र है ये पूरा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया? तो नामकरण किया था जॉन मार्शल ने नामकरण किया, जबकि सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, खोज किया मेंशन ने मेंशन कर दिया, सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, और नामकरण किया जॉन मार्शल ने। जबकि इसकी खुदाई की अगर बात करें तो दयाराम साहनी जी ने किया था। इसका आकार कैसा था? तो आकार था त्रिभुजाकार। ठीक है, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका जब खनन किया गया उसके बाद अभी पता चल रहा है कि इसका खनन का मात्र 3% ही खनन हुआ है। कितना परसेंट? 3% ही
खनन हुआ है। ठीक है, देखिए इसका जानकारी हम लोग को सबसे पहले मिला था तो 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और बिछाए जाने का काम दिया गया था किसको, मैनसन को दिया गया था। ठीक है, इन्होंने ही देखा था, चार्ल्स मैनसन ने ही देखा था, चार्ल्स मैनसन ने ही देखा था। हाँ, और क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण करने का काम कनिंघम को दिया। ठीक है, 1861 में कनिंघम ने निर्देश दिया कि एगो पुरातात्विक विभाग को बनाया जाए और उसके हेड किसको रखा गया, तो कर्जन को रखा गया और मार्शल को महानिर्देशक के रूप में चुना गया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस तरह की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, तो किस प्रकार की थी, तो बाबू यहाँ याद रखना है कि शहरी सभ्यता थी। इसका विकास की अगर बात करें तो कब हुआ है, तो 250 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका विकास कब से कब तक हुआ है, तो 2500 ईसा मसीह पूर्व से 1750 ईसा मसीह पूर्व के बीच में हुआ है। इसकी सबसे उत्तरी सीमा की अगर बात करें, उत्तरी सीमा इसकी बात करें, सबसे उत्तरी सीमा की, तो सबसे उत्तरी सीमा का नाम है मांडा। सबसे उत्तरी सीमा में जो क्षेत्र मिला है उस जगह का नाम है मांडा। कौन सा नदी के किनारे है भाई, तो सबसे उत्तरी सीमा का जो सबसे उत्तरी सीमा का नाम क्या है, तो मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी कहाँ पे है, कश्मीर में है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कश्मीर में है। और कश्मीर के किस स्थान पर है, तो मांडा नामक स्थान पर है। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, अब उसके बाद पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा का नाम है सुतका गेंडोर। पश्चिमी सीमा का क्या नाम है बाबू, सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर है आपका दाक्ष नदी के किनारे। दाक्ष नदी कहाँ पे बहती है, तो पाकिस्तान वाले एरिया में बहती है। और दाक्ष नदी भी जाके मिल जाती है कहाँ पे, अवरल सिंधु नदी में। उसके बाद पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में इसका पूर्व वाला क्षेत्र है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है, कहाँ पे है, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर है आपका यूपी में। ठीक है, यूपी के आलमगीरपुर में ही इसका लास्ट पूर्वी सीमा है। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी दिशा की अगर बात करें तो दक्षिणी दिशा में है इसका दायमाबाद। कौन सा है एरिया, दायमाबाद। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यानी बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है वो सबसे उत्तर में है। कहाँ पे, सबसे उत्तर में है आपका कश्मीर में फैला हुआ है। कश्मीर तक फैला हुआ है उत्तर में। दक्षिण की अगर बात करें तो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। और पूरब की बात करें तो यूपी तक फैला हुआ है। और पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान तक गया है। ठीक है, यही पगला जो कुछ दिन पहले नौटंकी कर रहा था। चलो, तो सबसे पश्चिमी सीमा कहाँ तक है, तो पाकिस्तान तक। सबसे पूर्वी सीमा है यूपी तक। सबसे दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र तक। और सबसे उत्तरी सीमा है आपका कश्मीर तक, यानी जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि, हाँ अभी बात की कि सबसे पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा कहाँ है, तो सुतका गेंडोर पर है। सुतका गेंडोर पर है। सुतका गेंडोर आपका, सुतका गेंडोर का खोज कौन किया था, तो ओरन आइंस्टीन ने। ओरन और आइंस्टीन ने खोज किया था इसका। कब खोज किया था, और कहाँ पे है इसका, तो बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। कौन सा नदी है, तो दाक्ष नदी है। ठीक है, चलो सबसे पश्चिमी भाग इस जो सुतका गेंडोर है सिंधु का सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग है। छोटा सा बंदरगाह है। ठीक है, ये क्या है, तो छोटा सा बंदरगाह है। इसी तरह उत्तरी सीमा की अगर बात करें तो मांडा, उत्तरी सीमा में है मांडा। ठीक है, इसकी खोज कौन किए थे, तो जेपी जोशी के नेतृत्व में खोज किया गया था। कहाँ पे है मांडा, तो कश्मीर में है। कश्मीर में किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। और कश्मीर कहाँ पे पड़ता है, तो भारत में पड़ता है। ठीक है, सबसे उत्तरी सीमा है। ठीक है, सबसे उत्तरी सीमा है। उसी तरह करके आलमगीरपुर, इसकी आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी बाबू, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी।
ठीक है। किसका खोज? तो आलमगीरपुर का। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में कहाँ है? तो यूपी के मेरठ में है। किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। और यूपी कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी है भारत में। और ये सबसे है पूर्वी भाग, यानी पूर्वी भाग आलमगीरपुर, पश्चिमी भाग सुतका-गेंडोर, उत्तरी भाग मंडा और दक्षिणी भाग दैमाबाद। तो दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद की खोज किए थे बीपी बोपाडोर। बीपी बोपाडोर ने किया था। कहाँ पे है दैमाबाद? तो महाराष्ट्र में है। कौन सा नदी? तो प्रवारा नदी। और महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो भारत में है। यानी 3 क्षेत्र जो है, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो भारत में ही आपका आता है और सबसे दक्षिणी भाग है। समझ में आ गया? चलो उत्तरी सीमा की बात करें तो सबसे उत्तरी सीमा क्या है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? कश्मीर में। कौन सा नदी है? तो चिनाब नदी है। क्यों? क्योंकि ऊपर में बताया है आपका चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब नदी। ठीक है। सबसे दक्षिण में क्या है? सबसे दक्षिण में है आपका दैमाबाद। कौन सा नदी? तो परवरा नदी। सबसे पश्चिम में क्या है? सुतका-गेंडोर। कौन सा नदी? सिंधु नदी। और सबसे पूरब में क्या है? तो पूरब में है आलमगीरपुर। कौन सा नदी? तो हिंडन नदी। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये तो है कौन सा सबसे पूर्वी में है, कौन सा पश्चिमी में है, कौन सा उत्तरी में है, कौन सा दक्षिणी में है। उसके बीच में भी तो बहुत सारा मिला है ना। जैसे कि ये हो गया आपका इस वाले एरिया में मिला है ना। सिंधु सभ्यता का मेन एरिया कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का मेन एरिया है ये वाला क्षेत्र। ठीक है। ये वाला एरिया आपका मिला है। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये वाला पूरा एरिया क्या है? सिंधु सभ्यता ये वाला कहलाता है। ये क्या हो गया बाबू? सिंधु सभ्यता हो गया। और सिंधु सभ्यता हो गया ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या हो गया? सिंधु सभ्यता हो गया। और इसका सबसे पूर्वी वाला की अगर बात करें तो हिंडन नदी तक आया है, उत्तर प्रदेश का हिंडन नदी तक। ठीक है। थोड़ा सा और ले लेना है। हाँ यहाँ तक है। सबसे दक्षिण में है महाराष्ट्र तक, सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर तक, और सबसे पूरब में पश्चिम में है पाकिस्तान तक, मतलब यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बीच में भी तो बहुत सारे एरिया मिला है ना। इसके बीच में भी बहुत सारे एरिया मिला है। ये वाला देखो, ये वाला मिला है ना। ये वाला है त्रिभुजाकार। देखो त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार ही मानो थोड़ा सा। ठीक है। तो ये है त्रिभुजाकार। तो इसमें बहुत सारे एरिया मिला है बीच में। तो उस सब के बारे में प्रमुख स्थल, मतलब बहुत सारा मिला है। बोले तो 350 सिर्फ गुजरात से मिला है, सॉरी 200 सिर्फ कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। तो जितने भी प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला स्थल की अगर बात करें तो पहला स्थल है आपका हड़प्पा। कौन सा है पहला स्थल? हड़प्पा। और इसी के मतलब यही पहला स्थल मिला है जिसके कारण नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो ये हड़प्पा की अगर बात करें तो इसका खोज हुआ था 1921 में। कब हुआ था बाबू? 1921 में। खुदाई कौन किया था? तो खुदाई किया था आपका दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने। उसके बाद कौन सा नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे में है। कौन सा जिला में है? तो माउंट गोमरी जिला में है। माउंट गोमरी जिला मतलब किस देश का है? तो अभी का बोले तो अभी का पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान में है। उसके बाद यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है, वो वस्तु को देख लेते हैं। कौन कौन से वस्तु मिली है? तो चांदी का वस्तु मिला है। कुछ सामान जो है वो चांदी का मिला है। और क्या मिला है? तो कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक मिलता है। कुम्हार का चाक क्या होता है उसको भी दिखाएगा। कुम्हार का चाक होता है जिसमें खफरा वगैरह कुछ बनता है ना, हंडी बनता है, वो मिला है। ठीक है। कुम्हार का चाक मिला है। और क्या मिला है? तो अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब जो अन्न को जो रखते हैं ना उसको बोलते हैं अन्नागार। तो वो चीज मिला है। और क्या मिला है? तो श्रमिक आवास मिला है। ठीक है। और क्या मिला है? तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर लकड़ी की ओखली मिली है जिस पर मसाला वगैरह कूटा जाता है, वो चीज मिला हुआ है। और लक्कड़ का ताबूत मिला है। ताबूत इस तरह होता है ना, उनको दिखाते हैं ताबूत।
ताबूत होता है आपका, ये हो गया इस तरह, हाँ इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह, और ये वाला ताबूत हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके एक ताबूत मिला हुआ है। चलो आगे देखते हैं और क्या मिला है, अभी बताएं कि RH-37 कब्रिस्तान मिला है, मतलब एक कब्रिस्तान मिला है, जबकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है भाई। इस काल की जानकारी हम लोग को सिर्फ पुरातात्विक स्रोत से ही मिल रही है, लिखी हुई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। तो इस तरह करके लिखा हुआ है R और H, तो इस हम लोग अभी के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं RH, लेकिन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो RH अभी याद रखना है कि RH-37 कब्रिस्तान मिला है, और क्या मिला है, हाथी का एगो कपाल मिला है, हाथी का खोपड़ी मिला हुआ है, हाथी का खोपड़ी मिला है, और स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है, और क्या मिला है भाई, तो एक सींग वाला जानवर मिला हुआ है। बहुत सारे जानवर मिले हैं और उसमें एक सींग था, तो बोल दिया गया है कि एक सींग वाला जानवर मिला है। इतनी जानकारी हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, इसकी भी खुदाई हुई थी 1921 में। कब हुई थी बाबू, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। जबकि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है, मृतकों का टीला। खुदाई कौन किया था, तो खुदाई किया था राखलदास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी कौन, तो दयाराम सहनी जी ने, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है बाबू, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन सा जिला में है, तो लारकाना जिला में है। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा एरिया मिला है, तो मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। जबकि हड़प्पा सभ्यता जो मिला है वो रावी नदी के किनारे मिला है। रावी नदी कहाँ पे है, दिखाए हैं, रावी नदी दिखाएंगे तो ये आपका हो गया मैप इंडिया का, ये हो गया क्या, इंडिया का मूडी, ठीक है। और ये आता है रावी नदी, ये क्या हो गया, रावी नदी, और इसके ऊपर से जस्ट आता है सिंधु नदी, और यहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रावी नदी ये वाला मिलता है, ठीक है। चलो हाँ, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर है, यानी सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, यहाँ से मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है, और इसी के कारण इसको कहा गया है मृतकों का टीला, ठीक है। इसी का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। तो वस्तु मिली है कौन कौन सी, तो पुरोहित आवास मिला है, यानी बहुत सारे पुरोहित रहेंगे। पुरोहित आवास किस तरह होता है, हम लोग का यहाँ का साधु संत किस तरह रहता है, उस तरह करके ही वहां से कुछ सामग्री मिली है, जिससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि यहाँ पे हाँ पुरोहित वगैरह रहते होंगे, ठीक है। तो क्या मिला है बाबू, याद रखना है कि पुरोहित आवास मिला है। कहाँ से मिला है पुरोहित आवास, तो आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला है, तो घर में ही कुआं मिला है। घर में ही क्या मिला है, कुआं मिला है। विशाल स्नागर मिला है, यानी नहाने का जगह मिला है, जो अभी जिसको हम लोग अभी बाथरूम बोलते हैं ना, नहाने वाला एरिया को, तो उसको विशाल स्नागार बोला जाता था पहले। उसके बाद क्या अन्नागार मिला है, जहाँ पे हम लोग अभी धान वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो उस समय भी इस तरह करके कुछ खाने की चीजों को इकट्ठा किया जाता है, जिसको किया जाता था, जिसको बोला जाता था क्या, अन्नागार। और क्या मिला है, तो सूती वस्त्र मिला है, ठीक है। चौड़ी सड़क मिली है, चौड़ी सड़क मिली है, और सड़क सीधी जाती है कहाँ तक, सभागार तक। सभागार यानी जहाँ पे प्रोग्राम होता है उस चीज को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं सभागार। और क्या मिला है, तो पशुपति का शिव मिला है, एगो शिव मिला है पशुपति का, ठीक है। कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है। और क्या मिला है, तो तांबा का ढेर मिला है। तो तांबा यहाँ पे भी मिला है और वहां पे भी मिला है, यानी हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी 2025 में, यूपीएससी 2025 में आया था क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में जो कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है, वो किस आभूषण से बनाई गई थी, यानी किस आभूषण से बनाई गई थी। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कोई भी चीज बनेगा तो ज्यादातर किससे उम्मीद है कि कांच से ही बना हुआ हो। तो ये जो है कांसे, देखो यहाँ पे लिखे लिखे भी है, कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है। कांसे की क्या मिली है, नर्तकी मिली है, ठीक है। चलो तो ये एगो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला तो याद ही रखना बाबू,
कि कांसे की नर्तकी मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। चलो उसके बाद देखते हैं, मोहनजोदड़ो का नगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, ठीक है, भवन या फिर इमारत था। जो मोहनजोदड़ो का नगर है वो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था, इमारत था या फिर भवन था, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं चंद्रहुदड़ो के बारे में। चंद्रहुदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खुदाई 1931 में की गई है। कब की गई बाबू, 1931 में की गई। ये कहाँ पे है, तो नवाबशाह जिला में है, और नवाबशाह जिला भी पड़ता है आपका पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। इसका खुदाई कौन किया था, तो गोपाल मजुमदार जी ने किया था, गोपाल मजुमदार जी ने किया था। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। कौन सा शहर है जो दुर्ग रहित है, चंद्रहुदड़ो। दुर्ग रहित मतलब जहाँ पे दीवारें बनी हुई है, ठीक है। दुर्ग रहित का मतलब क्या है, जहाँ पे दीवारें बनी हुई है। यह एक औद्योगिक शहर था, ठीक है, फैक्ट्री वाला शहर था, और फैक्ट्री के किनारे क्या बना हुआ था, दीवार बना हुआ था। दीवार बनने के कारण और कुछ वहां से मूलभूत सामान मिलने के कारण हम उसको मान लिए कि वो एक औद्योगिक शहर था, ठीक है। सड़कें की अगर बात करें तो उस समय की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिली हुई है, ठीक है। तो मेकअप का सामान मिला हुआ है, कहाँ से, चंद्रहुदड़ो से। मेकअप का सामान कहाँ से मिला है, चंद्रहुदड़ो से। इससे हम लोग अनुमान लगाए कि यहाँ की महिलाएं जो है वो मेकअप किया करती थी, ठीक है। और बहुत सारे अन्य सामग्रियां ही मिली है। लिपस्टिक मिला हुआ है, बाप रे, उस समय भी लिपस्टिक, वाह। चलो और क्या मिला है, तो शिला मिला हुआ है, शिला, ठीक है। मनका मिला हुआ है, शिला मतलब पत्थर होता है, यहाँ पे पत्थर मिला हुआ है। उसके बाद गुड़िया मिला हुआ है, सुई मिला हुआ है। फिर अलंकृत ईंट, यानी ईंट पर कुछ कुछ निशान यानी छापा छुपी करके ईंट मिली हुई है। फिर बिल्ली का पीछा करता हुआ एगो कुत्ता का चित्र मिला है, मतलब इस तरह करके कुछ पाँव है ना, इस तरह करके कुत्ता का पाँव हो गया, और इसका 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 पीछा कर रहा था, तो छोटा छोटा करके बिल्ली का पाँव जैसा है कुछ। तो इससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि ये कुत्ता होगा और ये हो सकता है बिल्ली होगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र मिला है। अगला देखते हैं, तो अगला की बात करें तो रोपाड़। अगला कौन सा आता है स्थल, तो रोपाड़। अगला स्थल आता है रोपाड़। रोपाड़ का खोज किया गया था 1953 में। कब किया गया था, 1953 में। कौन किया था, यज्ञदत्त शर्मा, यानी खुदाई, इन लोग खुदाई भी किए थे, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है इसका खुदाई वाला, कब किया गया था खुदाई, तो 1953 में किया गया। कौन किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। कहाँ पे है, ये आपका पंजाब में है। कहाँ पे है बाबू, पंजाब में है। पंजाब में किस शहर में है, तो पंजाब के रूपानगर में है। कहाँ पे है, रूपानगर में है। किस नदी में है, तो सतलज नदी के किनारे है। कौन सा एरिया, तो रोपाड़ वाला एरिया। यहाँ पे मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है, यानी मानव के शव तो मिला ही है, साथ साथ उसके पालतू जानवर जैसे हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, फिर कुछ भी पाल रहे थे उसका शव देखने को मिला है। ऐसा ही शव जो है, याद करो कि नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्जहोम से मिला हुआ था, ठीक है। बुर्जहोम से ऐसा ही शव देखने को मिला था। उसके बाद बात करते हैं बनवाली के बारे में। अगला स्थल क्या है, अगला स्थल है आपका बनवाली, ठीक है। बनवाली, इसका खुदाई कौन किया, तो रविंद्र सिंह ने किया। कौन किया, रविंद्र सिंह ने किया। ये कहाँ पे है बनवाली, तो बनवाली है आपका हरियाणा में। हरियाणा का कौन सा जिला में है, तो हरियाणा का हिसार जिला में है, ठीक है। कौन सा नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे है। यहाँ पे जल का निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, बनवाली में जो है वो जल के निकास की व्यवस्था नहीं थी, तो घर में क्या मिला है, सोख्ता मिला है। यानी घर में सोख्ता मिलने के कारण हम लोग अनुमान लगा लिए कि बनवाली वाला जो एरिया है वहाँ पे नालियाँ वगैरह नहीं बनी हुई थी, नाली नहीं बनी हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाली किस सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर है या फिर कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पर नाली देखने को नहीं मिला है, तो बोलना है कि बनवाली में नहीं मिला है, क्योंकि वहां पे घर में सोख्ता मिला है, ठीक है। इसके भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। याद करो कि और कौन सी सड़कें जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो सड़कें थी आपका रोपड़ वाला ना, नहीं, चंद्रहुदड़ो वाला। चंद्रहुदड़ो की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी मिली हुई थी। चलो अगला जो स्थल है
अच्छा, बनवाली से हल भी मिला है, बनवाली से क्या मिला है, हल मिला है। अगला स्थल है आपका कालीबंगा। अगला स्थल क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा स्थल है, इसका खुदाई कौन किया, तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने और बीके थापड़ ने इसका मतलब खुदाई किया। याद रखना है कि बीके थापड़ ने इतना थापड़ मारा कि बीबी लाल हो गई, ठीक है। बीके थापड़ ने इतना थापड़ मारा कि बीबी लाल हो गई। कालीबंगा है कहाँ, तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है बाबू, राजस्थान में है। कौन सा शहर में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। कौन सा नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी को ही बोला जाता है घग्गर नदी। कौन सा नदी बोला जाता है, घग्गर नदी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ी। इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ी, ठीक है। क्या क्या वस्तु मिला है, तो अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ी मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है, हवन कुंड मिला है, ठीक है। तो इतनी वस्तुएं मिली है आपका कालीबंगा से। अगला स्थल है सुरकोटदा। कौन सा है, सुरकोटदा। कौन सा स्थल है, सुरकोटदा। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आता है आपका गुजरात वाला क्षेत्र में। गुजरात के किस क्षेत्र में, तो कच्छ वाला क्षेत्र में। ये देखिए आपका हो गया, ये वाला गुजरात हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया कच्छ, ठीक है। नहीं, हाँ, ये वाला सौराष्ट्र हो गया, नहीं, ये वाला कच्छ हो गया। चलो समझ में आ गया। ये कहाँ पे पड़ता है, तो कच्छ में पड़ता है। कच्छ के किस, मतलब गुजरात में पड़ता है। गुजरात के किस एरिया में, तो कच्छ वाला एरिया में। यहाँ से क्या मिला है, सुरकोटदा से आपका मिला है कलश समाधान। क्या मिला है बाबू, कलश समाधान। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। और क्या मिला है, तो घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े की हड्डी मिली है। अगला जो स्थल है उसका नाम है, अगला स्थल है धोलावीरा। अगला स्थल क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। गुजरात के किस एरिया में, तो कच्छ वाला एरिया में भी में ही धोलावीरा भी है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल है, यानी जब तक हम लोग को राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग मान के चले कि धोलावीरा जो है उस सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है, स्थल है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, यानी इसका खुदाई किसने किया था, तो रविंद्र सिंह ने किया था। रविंद्र सिंह ने किया था। अगला आपका जो स्थल है वो है लोथल। लोथल, ठीक है, लोथल। ये क्या था बाबू, एक बंदरगाह था, ठीक है। ये कौन सा नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन सा नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या मिला है, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। ये क्या था, तो बंदरगाह स्थल था। यहाँ से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, यानी पत्तन मिला है, ठीक है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, यानी मान के चलो कि ये वाला है सड़क, तो यहीं पे इसका दरवाजा था, ठीक है। मेन सड़क के तरफ ही इसके घर के दरवाजे खुलते थे, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से फारस की मुहर मिली है। अब फारस की मुहर यहाँ से मिली है, तो हम लोग अनुमान लगा लिए कि ये जो है ये लोथल से विदेश तक का भी व्यापार हुआ करता था, जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। और क्या मिला है यहाँ से, तो हाथी का दांत मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, ठीक है। उसके बाद फारस यानी ईरान, अभी को बोलते हैं ईरान, पहले का बोलते थे फारस। वहां से भी कुछ ऐसे चीज मिली है फारस से जो लोथल की ओर संकेत देती है कि लोथल का व्यापार जो है वो फारस से हुआ करता था, ठीक है। यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान क्या होता है ना, एक ही कब्र में एक जेंट्स का और एक लेडीज का लाश मिला है, जिसे हम लोग बोलते हैं युगल समाधान, यानी जो सती प्रथा का प्रतीक देता है, ठीक है। एक ही कब्र में दो लाशें मिली है, और एक महिला की थी और एक पुरुष की थी, ठीक है। इससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि उस समय भी सती प्रथा हुआ करती थी, और जब कि कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ उसकी अर्धांगिनी को यानी पत्नी को दफना दिया जाता था, ठीक है। अगला जो क्षेत्र मिला है या फिर अगला जो स्थल मिला है उसका नाम है रंगपुर। रंगपुर कहाँ मिला है, तो गुजरात में मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मिला है आपका धान की भूसी। धान की भूसी कहाँ से मिला, देखने को मिला है, तो रंगपुर से देखने को मिला है। देखो, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था, धोलावीरा।
ठीक है, कहाँ पे है? तो गुजरात प्लस पाकिस्तान में, गुजरात प्लस पाकिस्तान में। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी से देखने को मिला है। तो राखीगढ़ी है कहाँ पे? तो हरियाणा में है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर की अगर बात करें तो अभी बताएं कि मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलो सिंधु सभ्यता की विशेषता। अब सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो ये एक नगरी सभ्यता थी। किस प्रकार की थी? नगरी। हम लोग कैसे मान लिए कि नगरी सभ्यता थी? तो यहाँ की सड़कें जो है सीधी थी, सड़क के किनारे नाली बना हुआ था, नाली जाके गटर में मिल रहा है, पक्की ईंट से दीवारें बन रही है। ठीक है, उसके बाद नाली सब में ढक्कन लगा हुआ है। तो इससे हम लोग अनुमान लगाएं कि ये जो है एक शहरी सभ्यता हो सकती है, कहीं गांव वाला में इतना डेवलप क्षेत्र नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, तो शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती थी, यानी मान के चलो कि ये वाला इधर है, ये वाला गया इधर, ये वाला इधर सड़क गया, ऊपर से कोई सड़क आ रहा है, तो ये हो गया क्या? समकोण काटती है, समझा? हाँ, जिसे हवा द्वारा सड़कें जो है स्वतः साफ हो जाती थी। और इसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था, यानी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता के लोग जो है कृषि पर आधारित थे। किस पर आधारित थे बाबू? कृषि पर आधारित थे। इसका व्यापार जो है विदेश तक होता था। अभी हम लोग बात किए कि लोथल से हम लोग को क्या मिला है? तो लोथल से हम लोग को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे व्यापार के साक्ष्य मिले हैं जो इंगित करता है कि इसका व्यापार जो है विदेश तक हुआ करता था। ठीक है, इसका समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ सत्तात्मक थे। कैसे थे? मातृ सत्तात्मक थे। मातृ सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? कि माता पर ही आश्रित। जैसे कि अभी हम लोग पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता पर आश्रित है। यानी हम लोग अगर यदि गाँव जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो पिता का सहारा लेना पड़ता है, यानी पिता का नाम यूज करना पड़ता है। उसी तरह करके उस समय के लोग जो है माता का नाम यूज किया करते थे। ठीक है, हाँ, इसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। पहले भी पढ़ा चुके हैं कि इसकी लिपि किस तरह थी? तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन भाव से प्रकट किया गया। भाव प्रकट करना मतलब महसूस किए कि हाँ इस तरह लिखने खोज रहा होगा। ठीक है, इसकी मोहरा पर जो है, इसकी मोहर जो है, मोहर यानी पैसा, पैसा पर एक सींग वाले गेंडे मतलब एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। एक सींग वाला गेंडा भी बोल सकते हैं और एक कहीं की गेंडा का ही एक सींग होता है। ठीक है, तो एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला हुआ है। इसके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला हुआ था। गाय का हम लोग सबसे पहले जो प्रयोग देखेंगे वो वैदिक सभ्यता में देखेंगे, जिसको गवष्टि बोलते हैं। गौ को दान किया जाता था, जिसको गवष्टि बोला जाता है। आगे पढ़ना है इसको वैदिक सभ्यता में। ठीक है, ये अभी चल रहा है सिंधु सभ्यता। यहाँ माप तोल के लिए जो बटखरा यूज होता था, यानी बाट यूज होता था, वो 16 kg का था। यानी कोई भी सामान लेना होता था तो उसको कितना लेना पड़ता था? 16 kg लगभग लेना पड़ता था। ठीक है, इसके लोग जो है युद्ध से परिचित नहीं थे और तलवार से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। देखो, सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण अभी तक माना गया है बाढ़ को ही, कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गया था, जिसके कारण ये पूरी सभ्यता जो है बह गई या फिर कुछ हो गई। ठीक है, लेकिन अभी तक माना गया है इसकी विनाश का कारण बाढ़ को। चलो, ये हम लोग देख लिए हड़प्पा है यहाँ पे। ये कौन सा एरिया है? तो पाकिस्तान वाला एरिया है ये। ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया ये। हड़प्पा हो गया पाकिस्तान में, सुतका गंडोर हो गया पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो हो गया पाकिस्तान में, चंद्रहोदड़ो हो गया पाकिस्तान में। उसके बाद देखें क्या इंडिया वाला में देखें, हाँ, लोथल देखें तो ये गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में। राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। इसको अभी अभी खोज किया गया है। ठीक है, कब? तो 1969 को इसका खोज किया गया है। कौन किए थे खोज? तो सूरजभान जी ने इसका खोज किए थे। ठीक है, और बाद में 1997 और 1999 के बीच इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो अधिकारी थे अरविंद्रनाथ, और अरविंद्रनाथ के इशारे पर ही इसका उत्खनन किया गया। किसका? राखीगढ़ी का। तब पता चला कि ये जो है ये धोलावीरा से भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है।
तो इस तरह करके बताया गया कि राखीगढ़ी जो है पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग धोलावीरा को मान रहे थे। यहाँ तक लेक्चर समझ में आया? चलिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का हम लोग यानी अर्ध ऐतिहासिक काल का, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल का PYQ देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।